Hello everyone, today we will discuss the next part of human reproduction chapter, gametogenesis. Already in this chapter we have discussed about male reproductive system and female reproductive system. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा और आज हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल के अंदर स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर नॉर्मली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल के अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोस्टली उसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो इसको गैमेटोजेनेसिस मोस्टली टू टाइप्स का हो गया, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन। तो हम इसको टू टाइप्स में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिटेल में समझेंगे उसके बाद हम oogenesis को डील करेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी बनना, किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, और स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म का बनना। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या जिसको हम कह सकते हैं मेल गैमीट, स्पर्म, या हम मेल गैमीट कह सकते हैं स्पर्म या मेल गैमीट इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं। हम जानते हैं मोस्टली कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस start at प्यूबर्टी की स्टेज में आकर के स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं, इस मैकेनिज्म को हम समझते हैं। हम जानते हैं कि जो टेस्टिस होता है, ये सपोज एक टेस्टिस है, ठीक है ना, सपोज ये टेस्टिस है। हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। सब अपना फोकस यहाँ रखना और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हम समझते हैं। सपोज ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हमारे मेल जर्म सेल्स होती है, और इसी मेल जर्म सेल्स को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जब स्पर्मेटोगोनिया जब आगे जा कर के ग्रो करेगी, कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके माइटोसिस करती है, जिसको हम कह रहे हैं ये ग्रो करती है, और ग्रो करके क्या बन जाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा। पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, क्योंकि मियोसिस टू टाइप्स का होता है। तो पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, और ये मियोसिस फर्स्ट से क्या बनेगा? इसमें मियोसिस फर्स्ट से बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने के बाद क्या बनेगा? मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड होने के बाद इसमें से बन जाएगा स्पर्मेटिड, और यही स्पर्मेटिड आगे जा कर के स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। और इसी स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पर्म भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। टेस्टिस के अंदर हम कह रहे हैं कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, उसके अंदर मेल जर्म सेल्स होती है। मेल जर्म सेल्स में कुछ जो
स्पर्मेटोगोनिया होती है वो ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने पर जो 2n सेल्स होती है वो हमेशा n बन जाती है। ये भी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। ये भी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n है और डिप्लॉइड है, अदरवाइज ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड हो गया। अब इसमें मियोसिस सेकंड होगा, तो मियोसिस सेकंड्स में मियोसिस सेकंड्स जो होगा उसमें वापस हाफ नहीं करना है, वो सेम वो माइटोसिस के जैसा ही है। तो इसमें 1 से 2 से 4 स्पर्मेटिड सेल्स बन गई और यही स्पर्मेटिड्स आगे जा कर के स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि सपोज छोटी सी मान लो ये मेल जर्म सेल्स है, ये ग्रो करके क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये आपने देख लिया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब मियोसिस करेगी, ये 2n है, ठीक है। ये जब मियोसिस करेगी तो क्या बनेगी, 2 बन जाएगा सेकेंडरी उस स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से मियोसिस करेगी, मियोसिस सेकेंड, और ये क्या बन जाएगी, स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड बन जाएगी ऐसे, 4 स्पर्मेटिड बन जाएगी और यही 4 स्पर्मेटिड 4 स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। तो ये प्रोसेस है हमारी किसकी, और ये स्पर्मेटोजोआ आगे जा कर के स्पर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आप देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ हार्मोन भी अपना रोल प्ले करते हैं। वो हार्मोन कैसे रोल प्ले करते हैं हम उसको समझते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ हार्मोन हम ये देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन। तो देखिए आप, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो भी रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स हो रहा है हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आप, सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फुल फॉर्म वैसे नहीं पूछते हैं, बट आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस जो कि हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज़ अ कनेक्टिव लिंक ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो रिलीज़ करता है कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। तब एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज़ करेगी, एक FSH और एक LH। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो LH रिलीज होगा ये लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, कि आप एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर दो। और FSH जाएगा सर्टोली सेल्स के पास जाएगा और ये भी एंड्रोजन रिलीज करवाएगा, जिससे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे हार्मोन का रेगुलेशन होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस है जिसने GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ किया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन रिलीज़ किए, LH और FSH।
अब LH क्या करेगा, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करके कहेगा कि एंड्रोजन रिलीज करो, या जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं वो रिलीज कीजिए। और सर्टोली सेल्स भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, जिससे नरिशमेंट मिलता है वैसे, बट ये स्टिमुलेट करती है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये हार्मोन का मैकेनिज्म था। तो रेगुलेशन ऑफ हार्मोन और स्पर्मेटोजेनेसिस ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में जैसे ये चार्ट आ गया और आपको बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। NCERT में दिया हुआ है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह से समझ रहे हैं। तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को समझा, अब रेगुलेशन ऑफ हार्मोन भी हमने पढ़ लिया है। अब मैं ये कहता हूँ कि आखिर जो स्पर्म बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और स्पर्म एक बार में, जैसे जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, एक बार में कितना स्पर्म रिलीज होता है, ये क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हम देख रहे हैं स्पर्म को, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म का जो हम स्ट्रक्चर सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे मान लो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, और तो ये सबसे पहले जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। और ये देखिए आप, डायग्राम NCERT में दे रखा है। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये है स्पर्म में एक्रोसोम, और ये है इसका न्यूक्लियस, और ये है इसका हेड पोर्शन, ये है इसका नेक, और ये है इसका मिडिल पार्ट, मिडिल, और ये है इसकी टेल। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर्स है। अब हम कह रहे हैं कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म इज प्रोड्यूस इन टेस्टिस, प्रोड्यूस इन टेस्टिस, ठीक है। और जो स्पर्म रिलीज होता है, एक बार में जो इजैकुलेट होता है, जो स्पर्म इजैकुलेट होता है, तो ऐसा कहते हैं, एक बार जो स्पर्म इजैकुलेट होता है, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट about 200-300 million sperm at a time, एक बार में जो स्पर्म रिलीज होता है वो इतना रिलीज होता है। बट स्पर्म इज ए पार्ट ऑफ सीमन। तो सीमन क्या होता है, सीमन को समझते हैं अपन। जो सीमन आपने देखा होगा, तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, जो सेमिनल प्लाज्मा है, आपने देखा होगा कि टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है, इस स्पर्म के अंदर जब सेमिनल जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं और जो बलबूथरी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, वो अपना लिक्विड इसमें सीक्रेट मिला देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, सेमिनल, तो क्या बन जाता है वो सीमन। तो जो स्पर्म है अब वो सीमन का पार्ट है। अब हम ये भी कह रहे हैं कि जो स्पर्म है उसमें क्या क्या पार्ट होता है। स्पर्म कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट। एक स्पर्म में क्या क्या पार्ट हो सकता है, हम कह रहे हैं हेड होता है, और सेकंड इसमें नेक होता है, और थर्ड इसमें जो होता है, और मिडिल पार्ट, और फोर्थ जो होता है टेल। अब ये मिडिल पार्ट्स हम देखते हैं हेड में क्या होता है, और तो आप ज़्यादा डिटेल में ये स्ट्रक्चर नहीं है, बट आप देखिए
हेड क्या करता है? हेड कंटेन न्यूक्लियस, और जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स विच हेल्प। एक्रोसोम का क्या रोल है? ये आप एक्रोसोम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ध्यान से देखना। एक्रोसोम कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। ओवम को पेनिट्रेट करने में ये रोल प्ले करते हैं। और जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन इज कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया रखते हैं। जो ये मिडिल पोर्शन में लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मिडिल पोर्शन कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी। अब हम कहते हैं टेल क्या करती है? टेल हेल्प इन लोकोमोशन। टेल क्या करती है? टेल हेल्प्स इन लोकोमोशन। टेल ऑफ स्पर्म हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज डिस्कस किया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीटली समझ लिया है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझा, हार्मोन का जो मैकेनिज़्म है उसको देखा हमने, और स्पर्म का जो डायग्राम है और उसका कंटेंट हमने समझा कि हेड क्या करता है, नेक, टेल, ये सब क्या रोल प्ले करते हैं, और इसको देखा। इजी टॉपिक्स हैं, आप इसको नोट्स लिखते जाएं और साथ में रिवाइज करें। अब हम समझते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एक बार इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम समझते हैं कि ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो देखते हैं गैमेटोजेनेसिस को। तो देखिए आप, गैमेटोजेनेसिस इजी है ये, आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार वीडियो को ध्यान से सुने आप और नोट्स लिख लें तो आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। अब हम पढ़ रहे हैं oogenesis। हमने गैमेटोजेनेसिस के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं oogenesis। किसकी? oogenesis की। oogenesis। अब oogenesis क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फीमेल के अंदर जो ओवम बनने की प्रोसेस होती है उसको हम oogenesis बोलते हैं। तो लिखता हूँ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड oogenesis। फीमेल के अंदर जो ओवम बनने की प्रोसेस है, या जिसको फीमेल गैमिट्स बोलते हैं, वो बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। ओके, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन oogenesis में जस्ट इसका अपोजिट है। oogenesis की प्रोसेस कब होती है? oogenesis की प्रोसेस फिटल डेवलपमेंट के समय ही एक चाइल्ड में डेवलप हो जाती है। यानी कि जो एक गर्ल जिसका अभी तक बर्थ नहीं हुआ है, जो मदर के यूटेरस में है, उस समय ही उसके अंदर मिलियंस ऑफ oogonia तैयार हो जाती है। जन्म के बाद कुछ भी उसमें डेवलपमेंट नहीं हो, जन्म के बाद oogonia नहीं बनती है। जन्म के बाद तो oogonia मैच्योर होती है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तब उसमें वो oogonia में से फॉलिकल्स मैच्योर होकर के ओवम बन के बाहर रिलीज होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है आप याद रखना कि जन्म जो oogonia की जो प्रोसेस है, ये बड़ी ध्यान रखना। oogenesis इज इनिशिएट, NCERT में क्लियरली दे रखा है, oogenesis is initiate at fetal development।
oogenesis जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हो जाती है। एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इनिशिएट एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ए गर्ल या एक चाइल्ड, किसी चाइल्ड में स्टार्ट हो जाती है। नो ऊगोनिया इज एड आफ्टर बर्थ ऑफ ए गर्ल, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। किसी बच्चे के जन्म के बाद, किसी लड़की के जन्म के बाद उसमें कोई भी ऊगोनिया नहीं बनती है, बस यही ऊगोनिया जो बननी थी वो बन गई। यहाँ तक कि अब ये ऊगोनिया क्या करती है, ऊगोनिया मदर सेल्स में बन जाती है और नो मोर ऊगोनिया एड आफ्टर बर्थ, दिस सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड दिस ऊगोनिया, दिस सेल्स स्टार्ट डिवीजन, अब ये सेल डिवीजन स्टार्ट करती है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाती है। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड enter into prophase first and enter into prophase first and temporarily arrest in this stage। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ऊगोनिया है अब मियोसिस करके ओवम बनाना चाहती है, लेकिन ये ऊगोनिया जैसे ही ये प्रोफेज फर्स्ट में एंटर होती है और वहीं रुक जाती है, और ये तब तक वहीं प्रोफेज फर्स्ट में रहती है जब तक कि वो प्यूबर्टी की स्टेज ना आ जाए, जब तक कि उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप ना हो जाए, तब तक वहाँ पर ये रहेगी। एंड टेम्परेरी अरेस्ट दिस स्टेज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, यानी प्राइमरी oocytes जो होती है वो टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती है। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करती है? प्राइमरी oocytes में चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा की लेयर डेवलप होती है। Each primary oocytes get surrounded by a layer of granulosa and called प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल में आकर के प्राइमरी फॉलिकल बन गई। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं? डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। नाउ द प्राइमरी फॉलिकल, ध्यान से देखना आप, मैं इसको ट्री डायग्राम से वापस समझाऊंगा आपको। नाउ द follicle start, now the primary follicle start degenerate या decrease and remain only 60,000 to 80,000 in a adult फीमेल, अडल्ट गर्ल या अडल्ट चाइल्ड। जो लाखों ऊगोनिया थी वो लाखों ऊगोनिया धीरे धीरे जब प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगी, तो प्राइमरी फॉलिकल जब बड़ी होती है, जब ग्रो करती है, तब तक आधी ऊगोनिया उसमें से डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। अब क्या होगा कि वो डीजनरेट होते होते केवल 60,000 से 80,000 ही रह जाती है, बाकी की सारी डीजनरेट हो जाती है। अब क्या होगा? इनका मियोसिस कंप्लीट होता है, और वो कैसे होता है वो समझते हैं। सपोज हम ये कह रहे थे,
हमने ये कहा कि ऊगोनिया किसी भी गर्ल में ऊगोनिया बाई बर्थ होती है, बड़े ध्यान से देखना। और वो ऊगोनिया क्या करती है, सपोज इस प्रोसेस को समझिए आप। ऊगोनिया किसी भी गर्ल्स में होती है बाई बर्थ। ये ऊगोनिया क्या बन जाती है, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes बन गई। सपोज ये है प्राइमरी oocytes बन गई। अब ये प्राइमरी oocytes क्या करती है, प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाती है। प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाती है और ये प्राइमरी oocytes अरेस्ट हो जाती है, यहाँ पर आकर के अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करती है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा की लेयर बन जाती है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल्स आगे जाती है सेकेंडरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फॉलिकल्स। और सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होता है, ये ऐसे इस तरह के लेयर्स के लेयर बनती जाती है। प्राइमरी oocytes के चारों तरफ जो एक लेयर बनती है उसको बोलते हैं, ग्रेनुलोसा की लेयर बनती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाएगी टर्सरी फॉलिकल्स में। क्या बन जाएगी, ये टर्सरी फॉलिकल्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल्स आगे जाकर के बन जाएगी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो हैं ये इस तरह से मैच्योर ग्राफियंस फॉलिकल्स डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर ओवम होता है। अब ये जब रप्चर होगा, ये रप्चर होकर के रप्चर होकर के क्या बनाएगी, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocytes। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ओवम। तो एक बार फिर से देखिए, ऊगोनिया जो कि बर्थ से प्रेजेंट होती है, ऊगोनिया बर्थ से प्रेजेंट होती है, ये मैच्योर होकर के क्या बनाती है, ये मैच्योर होकर क्या बनाएगी, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट में और वेट करती है मियोसिस कंप्लीट होने का, जो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और ये आगे जाकर के मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा तो उसमें से सेकेंडरी oocyte या जिसको हम ओवम कहते हैं वो रिलीज होता है और इस तरह से मियोसिस कंप्लीट होता है। अब इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए आप कि ग्राफियन फॉलिकल्स जो हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स जो हैं वो क्या बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स रिलीज convert into कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, ग्राफियन फॉलिकल्स। और यही कार्पस लूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आज हमने गैमेटोजेनेसिस की इस प्रोसेस को कंप्लीटली समझ लिया है, जिसमें सबसे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा, उसके बाद हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में उसका हार्मोन रेगुलेशन भी देखा, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखा और फिर हमने फाइनली oogenesis की प्रोसेस को भी पढ़ लिया।
तो अच्छी तरह से इस वीडियो को सुने आप। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के हिसाब से। डायग्राम एक बार एनसीईआरटी को भी आप देख लें, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आज के दिन इतना ही। अब फिर नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और उसके कौन कौन सी फेजेज है, अच्छी तरह से उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के दिन इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।